चर्चा को फंडामेंटल नजरिए से आगे लेके चलते हैं और मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे मेहमान हैं जितेंद्र गोहिल। जितेंद्र कोटक ऑल्टरनेटिव के सीईओ हैं और फंडामेंटल्स को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं बाजार के। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं एक ऐसे हिस्से मैं बाजार पे व्यू लूंगा आपका, लेकिन डायरेक्टली स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बात करते हैं क्योंकि एक जनरल व्यू की जगह एक स्पेसिफिक व्यू ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमने पिछले 5-7 सालों में आपसे काफ़ी बातचीत की, तो आपने पिछली बार केमिकल साइकिल बहुत अच्छी तरह पकड़ा था और उसके बाद 3-4 साल का उसमें अंडर परफॉर्मेंस आ गया क्योंकि ये सिक्लिकल स्पेस है। अब ये व्यू आ रहा है शायद कि 1-2 क्वार्टर्स के अंदर जो डंपिंग हो रही थी स्पेशलिटी केमिकल की और एग्रोकेमिकल की चाइना से ग्लोबल मार्केट में, शायद वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसके चक्कर में इंडिया के जो कंपनीज हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, बहुत सारी एक्चुअली कंपनीज हैं, उनके बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट रहा। जो हाई मार्जिन स्पेशलिटी करती हैं उनको थोड़े कम इम्पैक्ट हुए, जो थोड़े मिड लेवल वैल्यू के कमोडिटीज़ करती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। लेकिन केमिकल स्पेस में हमने देखा जो लीडर्स हैं, आरती, एसआरएफ, बहुत सारी और उन कंपनीज ने अपने कैपेक्स को स्लो डाउन नहीं किया। वो क्लियरली बता रहा है कि शायद वो 3-4 क्वार्टर के बियॉन्ड देखते हैं, 2-3 साल में देखते हैं। तो मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कल भी एक चाइना के नई कंपनी के प्रोडक्शन के चक्कर में पीआई की पिटाई हुई। लेकिन मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की जगह आपसे इस व्यू लूंगा कि भाई क्या केमिकल अंडर परफॉर्मेंस में रिवर्सल आने की उम्मीद है, क्या लेना शुरू कर देना चाहिए स्पेस में? हाय अजया, पहली बात थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे आपके शो पे। सो यस, आई थिंक आपने बराबर पकड़ा है। केमिकल सेक्टर एक सेक्टर है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एक्सपोर्ट मार्केट में काफी हद तक वीकनेस दिख रही है। चाइना जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है और क्लियरली वहां पे डिसइंफ्लेशन का माहौल है। इन्फ्लेशन 1% से आधे टका नीचे है। तो मुझे लगता है क्या 1 या 2 क्वार्टर और प्रॉब्लम आ सकता है ये सेक्टर में। लेकिन हमारी जो इंटरेक्शन हुई है कंपनीज से, धीरे धीरे ये कंपनीज बोल रही है क्या अभी इन्वेंट्री लेवल्स जो स्टॉक हुई थी वो अभी पूरी डीस्टॉक हो चुकी है और यहाँ से इन्वेंट्री बिल्टअप होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो थोड़े ग्रीन शूट विजिबल होंगे 1-2 क्वार्टर में और उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स वापस एक रुख पकड़ सकते हैं। इंडिया का जो मार्केट शेयर है केमिकल सेक्टर में, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में, हमें लगता है क्या वहाँ पे बहुत उम्मीद है हमें क्या इंडिया का केमिकल एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया एक अच्छी पोजीशन पे है जहाँ पे अभी चाइना +1 की स्ट्रैटेजी चल रही है और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया को देख रही है एज अ सोर्सिंग हब। सो डेफिनेटली मुझे लगता है हमें ये केमिकल सेक्टर को 2-3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा। एक एग्रो केमिकल, एक स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा बल्क केमिकल हम बोल सकते हैं। सो मुझे लगता है एग्रो केमिकल में काफी हद तक सुधार आने की संभावना है। उसके बाद जो स्पेशलिटी केमिकल है वहां पे हमें स्टॉक बाय स्टॉक जाना है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो केपेक्स कर रही है कंपनीज वो अभी धीरे 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 ये डिलीवर करना चालू करेगी। सो फ्रॉम 12 से 18 महीने का अगर हमारा व्यू है, सो हमने स्टार्ट कर दिया है अक्यूमुलेट करना ऐसे स्टॉक्स। हमने रेकमेंड करना चालू कर दिया है कि केमिकल एज अ सेक्टर अभी दबाव में है और यही समय है क्या धीरे धीरे सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे आरओआई अच्छा है, आरओई अराउंड 20% के ऊपर है, ऐसे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं और वो गिरे हैं ऊपर से और ये अंडर ओन स्टॉक्स भी है। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें स्टॉक बाय स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी उम्मीद है कि बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। क्वालिटी, हाई क्वालिटी केमिकल नेम्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें 12 से 18 महीने के व्यू से। दूसरा एक और स्पेस जिसमें काफ़ी हलचल हुई वो है एनबीएफसीज, चाहे वो ऑटो एनबीएफसीज हो, हाउसिंग, एमएसएमई। हमने हाई ग्रोथ देखी कुछ में और इसी हाई ग्रोथ को देख के थोड़ा रेगुलेटरी भी एक फटकार भी पड़ी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अनबैंक्ड इंडिया को एनबीएफसी से अच्छा कोई सर्व नहीं करता है। इस स्पेस पे आपका क्या व्यू है और आप कौन से हिस्से में स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं? एनबीएफसी बहुत ही अलग तरीके का सेक्टर है। हर एक एनबीएफसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है कहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं। हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में पीक हो चुका है और उसके वजह से हमने 3-4 महीने पहले वी स्टार्टेड
हमारे एडवाइजर्स हमारा ये व्यू था क्या डोमेस्टिक फोकस्ड सेंसिटिव नेम्स हमें लेने हैं और एनबीएफसी से अच्छा सेक्टर और कौन है। सो मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर शायद यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। इसमें दो तीन रीजंस हैं। पहला तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है इंडिया का आउटलुक वो अभी भी अंडर एस्टिमेटेड है। आरबीआई ने 7% जीडीपी ग्रोथ ये साल का बोला है और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा स्लो डाउन आएगा। हमें लगता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट की देन हमें लगता है कि जीडीपी थोड़ा और सरप्राइज कर सकता है और इसके वजह से हमें लगता है कि एनबीएफसी एक बेटर पोजीशन सेक्टर है। अभी इस एनबीएफसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटो है, ये ऑटो फोकस्ड एनबीएफसी हमें लगता है क्या ये और भी अच्छा कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है जो पावर सेक्टर में जो लैंड करती हैं ऐसी एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा किया है। पीएसयूज को जो लैंड करते हैं वो एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा किया है और पावर सेक्टर एनबीएफसीज शायद यहाँ से और भी बेटर कर सकते हैं। तीसरा हमें लगता है कि हाउसिंग रिकवरी एक बड़ा एक स्ट्रक्चरल प्ले हो सकता है इंडिया में। 2-3 साल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हाउसिंग एक बहुत ही एक कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ रहा है और अगर हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ने वाली है हाउसिंग की, तो मुझे लगता है क्या हाउसिंग फोकस्ड एनबीएफसीज ये भी एक अच्छा प्ले हो सकता है। सो ऑटो फोकस्ड और हाउसिंग फोकस्ड एनबीएफसीज हमारी प्रेफर्ड पिक्स है इस मार्केट में। शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप हमको समय दे रहे हैं और अच्छे से आपसे बातचीत भी हो रही है। मैं एक ना रेफरेंस पॉइंट के साथ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी अजय हैं, वो उनका अपना एनालिसिस उन्होंने देखा और उन्होंने रिपोर्ट से भी जाना पता किया कि यूएस में इस समय ड्रग्स की कमी है, दवाइयों की कमी है और भारत की जेनरिक दवाइयों का बड़ा बाजार ही यूएस है। तो यूएस एफडीए क्या इतना जोखिम उठाएगा कि यहाँ पे 483 बांटता फिरेगा, ऐसे ये लो 483, ये लो 483, ये लो 483, या फिर आपको लग रहा है कि ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच आखिरकार भारत के फेवर में जाएगा और वो ये कहेंगे कि नहीं, फार्मास्यूटिकल, भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज ठीक है। आप किस तरफ हो, 483 की तरफ या फिर इस डिमांड सप्लाई की तरफ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमें ऐसा लगता है कि फार्मा एक अच्छा सेक्टर है और उसमें इन्वेस्ट करना हमारी राय है। हम हमारे पोर्टफोलियो में फार्मा में ओवरवेट हैं और ये काफी समय से हम ओवरवेट। हमें लगता है कि यहाँ से और भी 1-2 साल में स्ट्रक्चरल टेलविंड मिल सकता है ये सेक्टर को। आपने बराबर पकड़ा है क्या, जो जो डेवलप मार्केट है वहाँ पे एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है एंड वहाँ पे चाइना से जो इंपोर्ट होता था वहाँ से वो थोड़ा कम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडिया एक उभरती फार्मा इंडस्ट्री है अभी भी और हम काफी हद तक एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। सो और प्राइसिंग प्रेशर जो यूएस में था वो भी थोड़ा धीमा हो चुका है और मुझे लगता है क्लियरली एक फार्मा इज अ सेक्टर जो हमें देखना चाहिए। नॉट जस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बट अगर हम अपनी डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री भी देखें वहां पे भी एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है और मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन जाएगी, हेल्थ केयर नीड्स हमारी बढ़ने वाली है। हमारी जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के ऊपर है और धीरे धीरे स्ट्रक्चरल प्ले है फार्मा। तो हमें लगता है कि फार्मा फंड ऐसे इसमें एसआईपी जो हम रेकमेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई सिलेक्ट फार्मा कंपनीज में भी हमारा अच्छा निवेश की हम एडवाइस कर रहे हैं। ये जो आपने एक बात कही इसके ऊपर मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी बातचीत जितेंद्र की। ग्रोथ जो है वो मैक्रोज जो है वो अपसाइड सरप्राइज कर सकते हैं। इनफैक्ट नीलेश, ये अपने नीलकंठ मिश्रा भी हमसे बात कर रहे थे तो वो भी यही कह रहे थे कल कि कहीं ग्रोथ में एक्चुअली अपसाइड रिस्क है। तो मैं अगर ये इसको मार्केट के हिसाब से अगर देखूं, अगर ग्रोथ में अपसाइड पॉसिबिलिटीज है, गवर्नर साहब ने भी इंक्रीज किया, तो मार्केट का जो एक बेंचमार्क है इंडेक्स, उसमें भी क्या अर्निंग्स अपग्रेड के चांसेस हो सकते हैं? तो अगर ये सच है तो बाजार महंगा है वाला नैरेटिव तो कमजोर हो जाएगा। बाजार डेफिनेटली महंगा है अजय।
अगर हम पॉकेट्स ऑफ स्टॉक्स देखें, सेक्टर्स देखें, वहां पे बहुत फ्रॉड हमें दिख रहा है, इसलिए हम थोड़े कॉन्शियस है नियर टर्म। बट आपने बराबर कहा, क्या हमें लगता है क्या जो अर्निंग्स सरप्राइज ये हो सकता है, बिकॉज हमारा पॉजिटिव व्यू है हमारे मैक्रो पे। मैक्रो थोड़ा अपसाइड सरप्राइज करेगा मुझे लगता है। आप सीमेंट डिमांड देख लीजिए, पावर डिमांड देख लीजिए, हमारा जीएसटी कलेक्शंस देख लीजिए। ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो ग्रोथ की तरफ इशारा करते हैं, और हमें लगता है क्या इवन इफ चाइना थोड़ा स्लो डाउन होगा, ग्लोबल स्लो डाउन होगा, तो कमोडिटी प्राइसेस भी गिरेंगे, और वो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। हमने अभी ऑलरेडी देखा ऑयल कैसे डिस्पाइट इतना सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से भी ऑयल इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स 100 बट इट इज फॉलिंग। सो मुझे लगता है क्या कमोडिटी प्राइसेस जो नीचे आ रहे हैं दैट इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया। सेकेंड, इंडिया के जो सेक्टर्स है, रियल एस्टेट हो गए, ऑटो सेक्टर हो गया, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड। सो मुझे लगता है क्या, मैं तो स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है क्या जो लीड इंडिकेटर्स जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, तो हमारी जीडीपी में सरप्राइज आ सकती है। अगर ये ट्रांसलेट होती है अर्निंग्स में, सो हम एक रेशियो देखते हैं क्या, अर्निंग्स टू टोटल लिस्टेड कंपनी अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो। ये रेशियो अभी समवेयर अराउंड 4%, 4.5% के आसपास है। ये बढ़ सकता है एज हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे फॉर्मलाइज हो रही है। सो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज कंपनीज, ये एक हमें लगता है क्या ये बढ़ सकती है। सो पहले जीडीपी और अर्निंग्स का एक डिस्कनेक्ट हो गया था, बिकॉज हमारी पीएसयूज में काफी ट्रबल था। आज वो क्लीन अप हो चुका है, और आज हमें लगता है क्या डबल डिजिट, डबल डिजिट, मिड टीन काइंड ऑफ अर्निंग्स वो इजीली आ सकते हैं इंडिया में। और अगर इंडिया का जीडीपी सरप्राइज करता है, सो वो हमें एक अर्निंग्स अपग्रेड की भी संभावना देता है। और दूसरा, हमें ये भी समझना है कि जो हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, सो हर मंथ हम जब रोल फॉरवर्ड करते हैं अपना ईपीएस, तभी अर्निंग्स बढ़ती है और हमारा वैल्यूएशन करेक्शन होता है। तो शायद हम एक टाइम करेक्शन फेज से जा सकते हैं, बट अगर हमारा 12 महीने का व्यू है, तो हम FY26 का ईपीएस देखेंगे, मार्च 2026, बिकॉज एक साल के बाद हम जब दिसंबर 2024 में होंगे, तब हम मार्च 2026 का ईपीएस देखेंगे, जो अभी अराउंड 1200 के आसपास है निफ्टी का ईपीएस। सो आप 18 से 19 का पीई लगा सकते हैं, शायद इससे ज्यादा भी हो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिरे। सो 18 से 20 एक पी लगा दीजिए 12 के टाइम्स पे, तो मुझे लगता है कि हम मार्केट पर्सपेक्टिव से भी फेयरली प्राइस्ड है, बट इन द नियर टर्म एक कंसोलिडेशन फेज से जाएंगे, बट ऑलमोस्ट सिंगल हाई सिंगल डिजिट का रिटर्न हमें दिख रहा है मार्केट में, और वो भी हमें लगता है कि वो अर्निंग्स के थ्रू आ सकता है। ऑलराइट जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट